स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर इज डिस्कवर्ड बाय द गुहा एंड महेश्वरी, दो टू इंडियन साइंटिस्ट, जिन्होंने कि सबसे पहले धतूरा प्लांट में किया। एंथर कल्चर, गुहा एंड महेश्वरी। एंथर कल्चर इज द टेक्निक वेयर वी कल्चर द एंथर्स। और एंथर कल्चर की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट। नॉर्मल कंडीशन में हमें हैप्लॉइड प्लांट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? कि जो जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होते। इसलिए हमें अगर होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट बनाने हैं तो हम पहले क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड प्लांट, और हैप्लॉइड प्लांट से हम होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक में बनाने के लिए हमें 4-5 साल लग जाते हैं और उसमें भी हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सफलता मिले। लेकिन एंथर कल्चर के द्वारा विद इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स we can prepare the haploid plants. हैप्लॉइड प्लांट सबसे पहले दो इंडियन साइंटिस्ट गुहा एंड महेश्वरी ने डिस्कवर किए थे। ये दोनों ही इंडियन साइंटिस्ट हैं और ये प्लांट टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसके द्वारा कि हम हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने किस पे स्पीशीज में करी थी? धतूरा स्पीशीज में। क्योंकि धतूरा प्लांट के जो एंथर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसके द्वारा हम होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं और हम इस होमोजाइगस डिप्लॉयड क्रॉप पॉपुलेशन में हम म्यूटेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं। म्यूटेशंस जनरली क्या होते हैं? रेसेसिव होते हैं। और नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो कंडीशन है वो कैसी है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के कारण हम म्यूटेशंस जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? कि वो रेसेसिव कंडीशन में होते हैं। लेकिन होमोजाइगस डिप्लॉयड कंडीशन में हम आराम से म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एंथर कल्चर की जो सबसे मेन एडवांटेज है वो है, फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट। दूसरा, वी कैन प्रिपेयर द होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट। वी कैन प्रिपेयर द होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट। तीसरा, वी कैन डिटेक्ट द म्यूटेशंस। डिटेक्शन ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशंस। अब ये टेक्निक हम एंथर कल्चर की कैसे करते हैं टिश्यू कल्चर में? जब हम इस टेक्निक को करते हैं टिश्यू कल्चर में तो सबसे पहले हम प्लांट के क्या ले लेते हैं? फ्लावर के एंथर्स। वी टेक द एंथर्स और इन एंथर्स को हम सबसे पहले करते हैं सरफेस स्टरलाइज। सरफेस स्टरलाइज हम करते हैं विथ 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड। हम जो सरफेस स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं? सरफेस स्टरलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि एंथर की सरफेस पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, उसको रिमूव करने के लिए हम उनको सरफेस को स्टरलाइज करते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड बहुत टॉक्सिक होता है, इसके लिए हमें 1 या 2 मिनट का ट्रीटमेंट देना पड़ता है फॉर 1 मिनट। अगर हम ज़्यादा समय का ट्रीटमेंट देंगे तो जो टिश्यू है अंदर से वो डैमेज हो जाएगा। इसकी जगह हम मर्क्यूरी क्लोराइड की जगह वी कैन टेक ऑल्सो द सोडियम हाइपोक्लोराइड। हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं वो, क्योंकि वो बहुत कम टॉक्सिक होता है और इसके लिए हम 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
जब इसके सरफेस को हम स्टरलाइज कर लेते हैं तो हम लैमिनर फ्लो के अंदर, जो कि हमारा मीडिया पहले से ही प्रिपेयर्ड है, मीडिया जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, मुराशिस एंड स्कूल्स। मैंने आपको सेकंड क्लास में पूरा डिटेल बताया था एमएस मीडियम के बारे में। वो मीडियम हम पहले से ही प्रिपेयर करते हैं, कल्चर रूम में रखे रहते हैं। वो जब हमें इनॉकुलेशन करना होता है तो हम उस मीडियम को, एमएस मीडियम के फ्लास्क को हम किस में रखते हैं, लैमिनर फ्लो के अंदर, जिसके कि अंदर हम इनॉकुलेशन टेक्निक करते हैं। ऑलरेडी हमारा पहले से ही मीडियम जो है वो तैयार है, तो हम जो एंथर ले रहे हैं वो सरफेस स्टेलाइज कर लिए हमने। सरफेस स्टेलाइज करने के बाद हम जो एंथर्स हैं उनको हम इनॉकुलेट करते हैं इसमें। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि स्टेलाइज्ड एंथर्स वर inoculated onto MS medium, कि हमने जो एंथर सरफेस स्टेलाइज कर लिए हैं उनको हमने एमएस मीडियम के अंदर इनॉकुलेट कर दिया। इनॉकुलेशन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब हम प्लांट पार्ट्स को मीडियम के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हम प्लांट पार्ट्स की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, एंथर, और एंथर को हमने स्टेलाइज करके मीडियम के अंदर इनॉकुलेट कर दिया। आफ्टर 3 to 4 weeks हमें फ्लास्क के अंदर क्या दिखाई देगा, कैलस। कि एंथर्स के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या आ गया, कैलस। कि हमें एंथर्स के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, कैलस। और कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में चलेगी। जब हमने एंथर्स को स्टेलाइज करके मीडियम में डाला और उससे कैलस डेवलप किया, ये जो कैलस है अब ये क्या है, मिक्सचर ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टिश्यू। क्योंकि जब हम एंथर ले रहे हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, बॉल लेयर्स भी होती है और टैपेटम भी होता है। तो टैपेटम और बॉल लेयर्स जो हैं वो क्या हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, और पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स। तो जो कैलस बनेगा वो दोनों से बनेगा, हैप्लॉइड सेल से, क्या मतलब पॉलन ग्रेन से भी और बॉल लेयर से। तो हमें जो ये कैलस मिल रहा है दैट इज द मिक्सचर ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टिश्यू। अब हम इसको या तो यहीं पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे कौन सा हैप्लॉइड टिश्यू है, नहीं तो हम इनसे पहले प्लांट बनाएंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए कैलस को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम add auxin and cytokinin। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और अमाउंट में इसके अंदर हम मीडियम में डालेंगे। जो हमारा नॉर्मल एमएस मीडियम है वो तो उसमें थोड़ा बहुत डला हुआ ही है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। लेकिन अब हमें कैलस को क्या करना है, डिफरेंशिएट, मतलब इससे प्लांटलेट्स बनाने हैं। तो हमें इसे प्लांटलेट बनाने के लिए हम इसमें मीडियम में क्या डालेंगे, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का काम है रूटिंग और साइटोकाइनिन का काम है शूटिंग। पहले हम दोनों कंबाइंड भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। अगर हम अलग अलग डालते हैं तो हम पहले साइटोकाइनिन डालेंगे ताकि शूट फॉर्मेशन हो जाए, और उसके बाद ऑक्सिन डालेंगे तब उसमें रूट फॉर्मेशन। अगर हम दोनों साथ डाल रहे हैं तो हम पहले इसमें शूट्स आएंगे, उसके बाद इसमें रूट्स आएंगे। जब हमने दोनों मीडियम में डाल दिया, आफ्टर 2-3 weeks we will observe that कैलस से क्या बन गए, शूट्स एंड रूट्स। क्या बन गए, कैलस से शूट्स एंड रूट्स। और फिर इसको वापस से हम 4-5 weeks बाद, आफ्टर 4-5 weeks we were
कल्चर्ड ऑन द फ्रेश मीडियम। 4-5 वीक बाद उसको वापस से हम फ्रेश मीडियम में डालेंगे ताकि इनकी शूट्स और रूट्स की और ग्रोथ होके प्लांटलेट्स बने। ये हम लैमिनर फ्लो के अंदर ही करेंगे ये वाला काम। और आफ्टर 4 वीक 5 वीक बाद हमें इसमें से छोटे छोटे प्लांटलेट्स। आफ्टर 4-5 वीक्स बाद जब हम इसको फ्रेश मीडियम में डालेंगे जिसमें कि ऑलरेडी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन है उसमें डालेंगे तो इसमें वापस से क्या बन जाएंगी, ग्रोथ होएगी और लीव्स आ जाएंगी और नीचे रूट्स आ जाएंगी। इनको छोटे छोटे प्लांट्स को या सीडलिंग्स को हम क्या कहेंगे, प्लांटलेट्स। नॉर्मल इन विवो कंडीशन में जो प्लांट छोटे छोटे आते हैं सीड से उनको हम बोलते हैं सीडलिंग, लेकिन टिश्यू कल्चर में जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। अब ये जो हमने प्लांटलेट्स डेवलप किए हैं इसमें दोनों हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट्स। फिर हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, साइटोलॉजिकल स्टडी के द्वारा हम देख लेंगे कि कौन सा हैप्लॉइड प्लांट है। इस तरीके से हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने इसको फ्लास्क के अंदर ही, अब इसको नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाएंगे उसके लिए हमें हम क्या करते हैं, ये प्लांटलेट्स जो हैं वो हम लैमिनर फ्लो के अंदर ही छोटे छोटे स्मॉल पॉट्स होते हैं, प्लास्टिक पॉट्स, जिसमें कि हम स्टरलाइज सॉइल डालते हैं। हम पहले सॉइल को ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि अगर हमने जो टिश्यू कल्चर से प्लांट डेवलप किया है अगर हमने डायरेक्ट उसको फील्ड में डाल दिया तो वो डेड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो टिश्यू कल्चर में प्लांट बनाया है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया है। हर चीज़ को हमने अपने आप से कंट्रोल करी है और बहुत ही स्टरलाइज कंडीशन में बनाया है। अगर हम उसको एकदम से बाहर डाल देंगे तो वो डेड हो जाएगा। इसलिए हम पहले उसको 15-20 दिन के लिए स्टरलाइज सॉइल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ही रखते हैं, हमारी लैब के अंदर ही रखते हैं, ताकि उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाए और वो लैब के एटमॉस्फेयर को सूट करने लग जाए। उसके बाद हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो छोटे छोटे प्लास्टिक पॉट्स होते हैं, उसके अंदर हम इन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को ट्रांसफर करते हैं और इसके अंदर कौन सी होती है, स्टरलाइज सॉइल। स्टरलाइज सॉइल, इसको हम इस टेक्निक को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द प्लांट। ये हम प्लांट को हार्ड बना रहे हैं, जो कि हमने टिश्यू कल्चर से प्लांट को डेवलप किया है उसको हम मजबूत बना रहे हैं ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर को सह सके। इस टेक्निक को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द प्लांट और हम इसके लिए हम क्या लेते हैं, स्टरलाइज सॉइल। देन आफ्टर 15 to 20 days we transfer these plants to the field. उसके बाद हम इसको फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार से हम एंथर को कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट की मैंने आपको पहले भी बता दी कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम हैप्लॉइड प्लांट से क्या बना सकते हैं, होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट। वो हम कैसे करते हैं, कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट देके होमोजाइगस प्लांट बनाते हैं। फिर होमोजाइगस प्लांट को हम पूरी क्रॉप लगाते हैं, फिर हम उसमें म्यूटाजन से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हम कोई म्यूटेशंस हुआ तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में म्यूटेशंस को डिटेक्ट करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डोमिनेंट एलील होता है और जो म्यूटेशंस हैं वो जनरली कहते हैं रेसेसिव। तो रेसेसिव जीन के कारण, रेसेसिव जीन जो है वो डोमिनेंट एलील के कारण अपना कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं कर पाता। लेकिन होमोजाइगस कंडीशंस में ऐसी कोई वो नहीं है डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की, इसलिए वहाँ पे हम म्यूटेशंस को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।